Hello and welcome to today's lecture on a very important topic which is electric field. हमने पहले न्यूटन्स लॉज में ये पढ़ा था कि फोर्सेस की ब्रॉडली दो कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसमें बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में होना जरूरी है फॉर द फोर्सेस टू एक्ट, और दूसरा जिसमें बॉडीज कॉन्टैक्ट में होना जरूरी नहीं है। सो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस फॉल इन दिस सेकेंड कैटेगरी। तो हमने ये पढ़ा कि अगर एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है और ये कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज R, तो ये डिस्टेंस से ही एक दूसरे पे फोर्स लगाने में केपेबल हैं। मतलब ये चार्जेस को कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है। तो ऐसे कैसे ये चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा पाते हैं? तो इसके लिए हमको एक फील्ड हाइपोथेसिस यूज करना पड़ता है, फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। हम ये बोलते हैं कि चार्ज Q1 ने अपना एक रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस बना के रखा है, एक ऐसा रीजन जिसमें वो किसी और दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है। तो वो रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ही फील्ड है। फील्ड इज रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ए चार्ज। अब अगर कोई चार्ज Q2 उस फील्ड में या रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस में रखा है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। सो दिस एक्सपीरियंसेस ए फोर्स F21। ऐसे ही अगर F12 को एक्सप्लेन करना होगा तो मैं कहूंगा कि Q2 ने भी अपना एक फील्ड या रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस बना के रखा हुआ है, जिसमें कोई भी चार्ज Q1 अगर आएगा तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फोर्स इज चार्ज field charge interaction. It's not simply a charge interaction. चार्ज ने एक फील्ड बनाया और दूसरा चार्ज उस फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट की बात। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो किसी भी पॉइंट पे कितना रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये हम एक क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे यह फाइंड आउट करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो जस्ट प्लेस ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये डेफिनेशन में हमने रखा हुआ है कि एक +1 कूलम का चार्ज किसी भी पॉइंट पे अगर हम रख दें, यहां रख दिया हमने, और ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है F। ठीक है, ये हमारा Q0 है और ये एक फोर्स F एक्सपीरियंस कर रहा है। तो यही फोर्स इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, विच इज डिनोटेड बाई E वेक्टर। क्योंकि फोर्स वेक्टर है और हमने कहा कि ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर है। ठीक है, तो इस क्वांटिटी को हमने ऐसे डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐसे डिफाइन किया एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसी भी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज वहां पर रख दो। मान लो हमारे पास स्टॉक में यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, फिर क्या करें? तो हम बोलते हैं ठीक है, फिर कोई भी चार्ज रख दो, Q0 कोई भी वैल्यू हो वो रख दो वहां पे, एंड जस्ट सी कि उसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है। एंड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, जो फोर्स लग रहा है उसको Q0 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। ठीक है, दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, और हमने कहा कि हम इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। अब यहां पर एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज है कि Q0 का वैल्यू
बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रीज़न बीइंग कि मान लो एक सोर्स चार्ज है या कई सारे सोर्स चार्जेस हैं, वो इस पॉइंट पर एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं और मैंने यहां पे रख दिया एक बड़ा सा चार्ज Q0। ये Q1 है, ये Q2 है। अब हमको ये नहीं पता कि Q1 Q2 रिजिडली फिक्स्ड है या नहीं है, तो ये इसको पुश कर सकता है, ये इसको पुश कर सकता है। हो सकता है ये रिजिडली फिक्स्ड ना हो और ये अपना पोजीशन चेंज कर लें। इन दैट केस जितना यहां पे एक्चुअली फोर्स हमको मेजर करना चाहिए था, वो फोर्स मेजर नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने सोर्स चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन को ही चेंज कर दिया। तो वे आउट क्या है? तो वे आउट ये है कि Q0 को जितना छोटा रख सकते हो उतना छोटा रखना है। सो वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0 F अपॉन Q0। ठीक है, जैसे अगर मैं एक सिंपल सा चीज बोलूं कि सपोज एक बॉब को हमने हैंग किया हुआ है और इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, Q है, और इसकी वजह से मुझे इस पॉइंट P पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है और मैंने रख दिया यहां पे एक चार्ज Q0 एंड आई फाउंड कि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F। तो मुझे यह बताना है कि एक्चुअली P पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो F अपॉन Q0 के साथ कैसे रिलेटेड है, वेदर दिस इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। तो अब सोचने वाली बात यह है कि मैंने यहां पे अगर प्लस Q0 चार्ज रखा है तो इसने तो इस बॉब को थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर दिया होगा बिकॉज ऑफ रिपल्सन। तो इसका मतलब है यहां पे अगर ये बॉब होता, जितना फोर्स लगाता F एक्चुअल, जो अब फोर्स लग रहा है क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, तो जो F है वो F एक्चुअल से छोटा है और जो EP होगा वो EP तो एक्चुअली क्या होना चाहिए, EP इज इक्वल टू F एक्चुअल डिवाइडेड बाई Q0। अब F एक्चुअल जो है वो F बाई Q0 से बड़ा है, F से बड़ा है, तो जो EP होगा वो एक्चुअली F बाई Q0 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि वहां पर मुझे एक्चुअल फील्ड बताना है। मुझे ये नहीं बताना कि शिफ्टेड होने के बाद कितना फील्ड होगा। यहां पे अगर चार्ज है और यहां पे फील्ड निकालना है तो मुझे एक्चुअल फील्ड बताना है। तो ऐसा हमको यहां पे ध्यान रखना होगा। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और उसके बाद फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की वजह से फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो मेरे पास ये एक पॉइंट चार्ज है Q और इसकी वजह से पॉइंट P पर मुझे फील्ड निकालना है। तो मैं क्या करूं, यहां पर जो टेस्ट चार्ज है वो रख दूंगा +1 कूलम। सपोज कैपिटल Q पॉजिटिव है तो इसकी वजह से जो फोर्स यहां पे मिलेगा वो अवे फ्रॉम Q मिलेगा। ठीक है, तो ये फोर्स जो हमको मिला यही फील्ड के इक्वल है। सो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दिस फोर्स। F इज इक्वल टू, पहले मैं मॉड निकाल लेता हूं, मैग्नीट्यूड। दिस विल बी इक्वल टू K Q Q0 अपॉन R स्क्वायर वेयर Q0 इज 1 कूलम। ठीक है, यहां पे मैं साइन इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैग्नीट्यूड में हम साइन लेते नहीं। मैग्नीट्यूड इसका 1 कूलम है तो ये हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। सो दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ E एट P इज KQ अपॉन R स्क्वायर। डायरेक्शन कैसे निकालें? डायरेक्शन ऑफ EP, देखो जो डायरेक्शन है ये एक्चुअली कैपिटल Q के साइन पे डिपेंड करेगा। यहां पर हमने कैपिटल Q को पॉजिटिव लिया तो जो हमने डायरेक्शन दिखाया वो अवे फ्रॉम Q दिखाया। ठीक है, अगर
कैपिटल क्यू पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होता फिर क्या होता? देन E is away from Q. But if Q is negative, देखो हमारे पास Q नॉट के लिए कोई चॉइस नहीं है, ये तो +1 कूलम ही है। तो अगर Q नेगेटिव हो जाता तो उस केस में यहां पे अगर नेगेटिव चार्ज होता तो उस केस में Q नॉट पे फोर्स टुवर्ड्स Q लगता, ठीक है। तो फिर फील्ड भी इधर ही होता क्योंकि फील्ड +1 कूलम के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसके इक्वल होता है। तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा देन E is towards Q। तो याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड चार्ज से अवे होता है और नेगेटिव चार्ज का फील्ड चार्ज के टुवर्ड्स होता है। एक और चीज यहां पे अच्छी तरह से ध्यान में रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पॉइंट के साथ होता है, ये किसी पर्टिकुलर चार्ज के साथ एसोसिएटेड नहीं है, उस पॉइंट पे फील्ड इतना है। अब अगर मैं Q नॉट की जगह पे 1 कूलम की जगह पे कोई भी चार्ज दूसरा लेता तो वहां पे फोर्स क्या होता? अगर Q नॉट का वैल्यू 1 कूलम नहीं होता, इन जनरल कुछ भी होता, तो यहां पे ये होता Q नॉट डिवाइडेड बाई R², ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता और डायरेक्शन फिर साइन से डिसाइड करते हैं हम। तो मैं यहां पर इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ये वाला पार्ट दिस इज फील्ड, तो मैं इसको लिख सकता हूं Q नॉट इंटू E। सो फोर्स का मैग्नीट्यूड दिस विल बी इक्वल टू टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है, बहुत एक्सटेंसिवली हम इसको यूज करने वाले हैं, तो इसको याद रखना है F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E। बट ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमको वेक्टर रिलेशन लिखने की कोशिश करना चाहिए। तो जरा देखते हैं, एक +Q चार्ज है, इसका फील्ड इस पॉइंट पर इधर को होगा, ठीक है। अब मान लो मैं यहां पर एक कोई चार्ज Q नॉट रख देता हूं, ठीक है। ये Q नॉट अगर पॉजिटिव है तो फोर्स इधर लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। बट अगर ये चार्ज नेगेटिव है -Q नॉट, तो फोर्स टुवर्ड्स Q लगेगा। अब जरा देखो, फोर्स पॉजिटिव वाले के ऊपर तो फील्ड के डायरेक्शन में ही लगा और फोर्स नेगेटिव वाले के ऊपर फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा। तो क्या हम इसको डायरेक्टली F वेक्टर इक्वल टू Q नॉट इंटू E लिख सकते हैं क्या? और यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि Q नॉट शुड बी रिटन along with its sign, ठीक है। Q नॉट इज टू बी रिटन विद साइन, ऐसा अगर लिख दें तो हमारा काम चल जाएगा क्या? तो चल जाएगा, क्योंकि अगर Q नॉट पॉजिटिव है तो उस केस में जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और अगर Q नॉट नेगेटिव है तो ऑब्वियसली फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमने Q नॉट को उसके साइन के साथ लिख दिया। तो इसका मतलब ये वेक्टर रिलेशन हमेशा होल्ड करेगा। F वेक्टर इज इक्वल टू Q नॉट टाइम्स E वेक्टर, वेयर Q नॉट हैज टू बी रिटन along with its sign। तो ये रिलेशन है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। एक छोटी सी चीज और बता दें आपको कि अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, कि हमने मैथमेटिकली बोल दिया कि जो फोर्स है वो फील्ड के इक्वल है, या इसकी कुछ फिजिकल एंटिटी भी है। तो इसका मतलब ये कोई एक ऐसा चीज है जो एक्चुअली फिजिकली एग्जिस्ट करता है। तो बहुत टाइम तक तो ये मैथमेटिकल
कॉन्सेप्ट के जैसा ही था अंटिल मैक्सवेल टोल्ड अस कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये ट्रैवल भी कर सकते हैं। अगर हम कहीं पे एक डिस्टरबेंस क्रिएट करें इलेक्ट्रिकल, तो वो इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को मूव करने के लिए फोर्स करता है और उसकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। यानी सन से जो लाइट हमारे पास आ रहा है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है जो वहां से मूव करके आ रहा है। तो इसका मतलब ये एक सिर्फ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक फिजिकल एंटिटी भी है। तो इसके बारे में हम बाद में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, अभी तो हम इसको मैथमेटिकली ही डील करने वाले हैं। तो अभी मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि जो फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना लगेगा किसी चार्ज के ऊपर और उसकी वजह से चार्ज का मोशन किस किस तरह से हो सकता है। तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। देखो, इस तरह के प्रॉब्लम्स बड़े कॉमन हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सिंपल इसका बेसिस यही है जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो फोर्स है F, दैट इज Q टाइम्स E। इसी के हेल्प से हम इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। तो पहले मैं एक स्टैटिक्स का प्रॉब्लम लेता हूं। देखो, ये एक पेंडुलम मैंने यहां पे दिखाया हुआ है, L लेंथ का पेंडुलम है सपोज, और इसके बॉब का मास m है। इस पर एक हमने चार्ज Q डाला हुआ है और ये फ्रीली हैंग कर रहा है। अब सडनली हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे स्विच ऑन कर दे रहे हैं, यूनिफॉर्म। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने यहां पे दिखाया हुआ है ये यूनिफॉर्म है, यानी इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट है। तो जैसे ये फील्ड स्विच ऑन करोगे, इस बॉब के ऊपर एक फोर्स लगेगा F इस तरह से, और ये बॉब अपनी जगह से यहां से डेविएट होगा। तो डेविएट होकर के ये पहले थोड़ा ऑसिलेट करेगा और फिर फाइनली कहीं जाकर के सेटल हो जाएगा एट सम एंगल थीटा। तो यहां पे ये एंगल थीटा पे ये सेटल हो गया। अब मुझे ये फाइंड करना है कि ये थीटा एंगल कितना होगा, थीटा इज हाउ मच। देखो, फाइनली ये सेटल हो चुका है, इसका मतलब ये केस स्टैटिक्स का है, इक्विलिब्रियम का है। तो हम फोर्सेस बारी बारी से देखते हैं क्या क्या फोर्सेस लग रहा होगा। पहला, इस पे मैं इसका वेट दिखा दूं सबसे पहले एज ए हैबिट। इसके अलावा ये एक धागे से बंधा हुआ है तो यहां से एक टेंशन भी लग रहा होगा, और अब इस पर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा होगा। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये दिस इज Fe विच इज इक्वल टू Q इंटू E। अब ये फोर्सेस को बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम का केस है। तो हम सीधा यहां पे एंगल थीटा लिख सकते हैं, और कंपोनेंट्स क्या होगा, T का कंपोनेंट हमको निकालना पड़ेगा। इधर T साइन थीटा होगा, बिकॉज ये जिधर थीटा नहीं है उधर वाला कंपोनेंट साइन थीटा होता है, और जिधर थीटा होता है उधर का कंपोनेंट कॉस थीटा होता है। तो T कॉस थीटा, T साइन थीटा। अब क्योंकि फोर्सेस को बैलेंस होना है तो वर्टिकल वाला फोर्स जीरो करने के लिए मैं लिखूंगा T कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी बैलेंस होगा तो इसके लिए लिखूंगा T साइन थीटा इक्वल टू Fe विच इज QE। तो ये सेकंड इक्वेशन है। अब यहां से हमको अगर थीटा ही निकालना है तो 2 को 1 से डिवाइड कर दो, tan थीटा विल बी इक्वल टू QE अपॉन mg। तो ये हमने स्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट से इसको फाइंड आउट कर लिया। इसमें अक्सर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर हम इस पोजीशन से इसको रिलीज करें सडनली, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऑन किया तो ये इस पोजीशन से रिलीज हुआ, सडनली अगर रिलीज करोगे तो ये कितने एंगल तक
राइज करेगा, यानी इसका मैक्सिमम एंगल बताना है कि ये कहां तक आएगा, दिस एंगल। तो इसके लिए हम इस पोजीशन पे स्टैटिक्स का इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, इसको अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉडी कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होता, इसको याद रखना है। एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर इक्विलिब्रियम में होता, बॉडी एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आया है, तो फिर वो वापस लौट के आता ही क्यों? क्योंकि उस केस में फोर्स भी जीरो और उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो भी रेस्ट का है, तो फिर वो लौटेगा ही नहीं। तो इसको याद रखना कि यहां पे इस पोजीशन के लिए आप फोर्स बैलेंस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एनर्जी बैलेंस करना पड़ेगा। तो एनर्जी बैलेंस जैसे करते हो अगर, तो दिस इज फाई, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये मैं निकाल रहा हूं, दिस इज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ बॉब, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ बॉब। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि एनर्जी बैलेंस कर लो या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। सो इट सेज वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। क्या क्या है फोर्सेस? ग्रेविटी है, टेंशन का फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यहां पर u जीरो है और फाइनली जहां से ये लौटेगा वहां पे v भी जीरो होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज तो जीरो है। टेंशन का वर्क ऑलरेडी जीरो है, क्योंकि टेंशन हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, टेंशन रेडियल है, मोशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो देख लो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना ऊपर की तरफ गया, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज L 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमने वर्क पावर एनर्जी में बहुत सारा किया है। थीटा की जगह पे फाई लिख देते हैं, क्योंकि फाई इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये वाला चीज जो है दिस इज L कॉस फाई। तुम यहां से देख लो अच्छी तरह से, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल पूरा एंगल फाई है, तो ये L कॉस फाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L माइनस L कॉस फाई। तो ग्रेविटी का वर्क, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, ठीक है, mg नीचे लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स है, तो फोर्स के ऑपोजिट अगर मोशन हो रहा है तो मैं माइनस लिखूंगा, माइनस mgl 1 माइनस कॉस फाई इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क कैसे निकालोगे? तो तुम देखो हॉरिजॉन्टल कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल ये वाला, सो दिस इज L साइन फाई। तो इलेक्ट्रिक फोर्स है Q इंटू E और इंटू L साइन फाई लिखोगे, क्योंकि ये भी कांस्टेंट फोर्स है। तो अब मैं माइनस साइन भी यहां पे एक लगा दूं और माइनस साइन कैंसिल भी कर दूं दोनों साइड से, तो यहां से L भी कैंसिल कर दो। 1 माइनस कॉस फाई, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर फाई बाई 2, और साइन फाई को लिख सकते हैं 2 साइन फाई बाई 2 कॉस फाई बाई 2। ठीक है, ये सिंपल ट्रिगोनोमेट्री के मैंने रिलेशंस यूज किए हैं। तो देखो 2 कट जाएगा, एक साइन फाई बाई 2 भी कट जाएगा, एक इधर साइन फाई बाई 2 बच गया, एक इधर कॉस फाई बाई 2 बच गया। तो तुम यहां से लिख सकते हो tan फाई बाई 2 विल बी इक्वल टू QE अपॉन mg। तो फाई यहां से क्या हो जाएगा, फाई विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स QE बाई mg। बट देखो तो जरा ये क्या है, ये हमने थीटा निकाला था, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 थीटा, यानी जितना इक्विलिब्रियम में डिफ्लेक्शन होगा, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो उससे ट्वाइस होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक हमने रिजल्ट निकाला। अच्छा, इसी पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस
पेंडुलम के पूछे जाते हैं, तो उसमें देखो क्या क्या वेरिएशन हो सकता है। पहला तो ये पेंडुलम का आपसे पूछते हैं कि इक्विलिब्रियम कितना शिफ्ट होगा, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम हमने बता दिया, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स QE अपॉन mg, इतना शिफ्ट होगा। अगर मुझसे पूछा जाए टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, इसमें मुझे एक चीज दिया होगा, इफ थीटा इज स्मॉल। तो देखो t जो वैसे होता है, अगर तुम रिकॉल करो, ये क्या होता है 2 पाई अंडर रूट L/G, बट ये तो तब होता था जब केवल ग्रेविटी होता था। यहां पे ग्रेविटी के साथ एक इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लग रहा है, तो इस बार जो ग्रेविटी है ना उसको मैं इफेक्टिव ग्रेविटी लिखूंगा, ठीक है। सो दिस विल बी G इफेक्टिव। अच्छा, अब G इफेक्टिव को हम क्या लिखें, तो देखो एक फोर्स QE इधर लग रहा है, एक फोर्स mg इधर लग रहा है, और इनका रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में है, और यही वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में हमारा बॉब जाकर के फाइनली सेटल होगा। ये इसका इक्विलिब्रियम डायरेक्शन है। तो G इफेक्टिव इसी डायरेक्शन में लग रहा है, और G इफेक्टिव को हम क्या लिखें, G इफेक्टिव इज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस, डिवाइडेड बाई m कर दो, तो ये आ जाएगा G स्क्वायर प्लस QE बाई m का होल स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट। जो G इफेक्टिव हो गया वो यही हो गया। अब इस वैल्यू को इधर पुट कर दो, तुमको टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड के लिए सिंपली हमको देखना होता है कि जो गिवन सिचुएशन है उसमें इफेक्टिव G कितना लग रहा है बॉब के ऊपर। जो बहुत सिंपल केसेस होंगे उसमें या तो फील्ड वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड आपको दे दिया जाएगा। तो जैसे मान लो वर्टिकली अपवर्ड अगर दे दिया फील्ड तुम्हें, तो इस केस में बॉब के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, एक तो mg लग रहा है नीचे और एक QE लग रहा है ऊपर। तो अगर यहां पे G इफेक्टिव फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, G इफेक्टिव विल बी इक्वल टू G माइनस QE बाई m। ठीक है, सिंपल, क्योंकि यहां पर एंगल कोई है नहीं, सीधा माइनस कर दोगे G इफेक्टिव। अगर फील्ड नीचे की तरफ लगा रहा होता ऐसे, और हमारा जो बॉब है वो ऐसे है, तो इस पे mg का फोर्स नीचे और QE का फोर्स भी नीचे, तो यहां पे G इफेक्टिव क्या हो जाता, G इफेक्टिव वुड हैव बीन G प्लस QE बाई m। तो इस तरह से सिर्फ G इफेक्टिव ही निकालने की बात है, उसको उसमें पुट कर दो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में, और वहां से टाइम पीरियड फाइंड कर लो। इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, जिसको हम बोलते हैं थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट, जिसके हेल्प से थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का Q बाई m या E बाई m फाइंड किया था, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। देखो, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम बोलते हैं थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट, और इसमें हमारे पास दो प्लेट्स होते हैं जिसमें हम इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डालते हैं, मेटालिक प्लेट्स है। इस अरेंजमेंट को नॉर्मली हम कैपेसिटर्स बोलते हैं, बट वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच में जो है वो यूनिफॉर्म है, ये बस ध्यान रखना है, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। अब मैं एक चार्ज Q जिसका मास m है, इसको u स्पीड से प्रोजेक्ट करता हूं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, अगर कोई फील्ड नहीं होता तो फिर तो ये सीधा निकल जाता, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता।
बट अभी क्योंकि फील्ड है तो यहां पर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा चार्ज के ऊपर, फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज मैंने दिखाया हुआ है। तो ये वाला जो चार्ज है ये हमारा यहां से सीधा ना जा करके जस्ट लाइक ए प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ पे चलता हुआ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है इसको मैं y लिख रहा हूँ, ये y डिफ्लेक्शन है और यही हमको फाइंड करना है। और अगर हम इसको फाइंड कर लेते हैं तो इससे q/m हम निकाल सकते हैं। सो डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। लेंथ ऑफ प्लेट सपोज l है। अब मैं इधर इसको x ले लूंगा जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल का केस, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को y ले लूंगा। इक्वेशन सेटअप करते हैं। x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, मैं ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर रहा हूं यहां पे। y डायरेक्शन में फोर्स है तो इसका मतलब है y डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन भी होगा। एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, Fy अपॉन m, और Fy क्या है, QE, तो ये हो जाएगा QE अपॉन m। Ax इज 0, तो इसका मतलब है जो Vx है वो तो कांस्टेंट रहेगा, u ही रहेगा। जो y डायरेक्शन का वेलोसिटी है वो 0 से स्टार्ट होगा, तो uy इज 0। तो अभी मैं देखता हूं कि कितना टाइम लगेगा ये प्लेट्स को क्रॉस करने के लिए। तो x में जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x, दैट इज l, जो लेंथ ऑफ प्लेट्स है वही है। तो यहां से अब मैं सिंपली लिख सकता हूं u इंटू टी इज इक्वल टू l। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग द प्लेट्स इज l बाई u। अब इसको मैं y में डाल करके डिफ्लेक्शन निकाल सकता हूं, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये सिंपल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला रिलेशन है। तो यू वाई तो 0 ही है, और ए वाई जो है वो हमने निकाला हुआ है QE बाई m। सो दिस इज इक्वल टू हाफ QE बाई m, टी स्क्वायर इज एल स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो इसका मतलब y जो आ गया वो आ गया QE L स्क्वायर अपॉन 2mu स्क्वायर। ये डिफ्लेक्शन हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे थॉमसन ने फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दिया और जहां पर भी इलेक्ट्रॉन उस स्क्रीन को हिट करेगा तो वो पॉइंट ग्लो करता है। तो उसने डिस्टेंस मेजर कर लिया कि y का वैल्यू कितना है, और फिर यहां से हम q/m को क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर q/m इज इक्वल टू 2yu स्क्वायर अपॉन EL स्क्वायर। और देख लो इसमें से हर चीज एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड कर सकते हैं। तो q/m या स्पेसिफिक चार्ज हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी चार्ज का। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसको बहुत तरीके से पूछा जाता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, उनको हमने सर्टेन वेलोसिटी u दिया तो उनके डिफ्लेक्शन का रेशियो क्या होगा। या फिर कई बार आपसे पूछा जाता है कि सारे पार्टिकल्स को सेम काइनेटिक एनर्जी दे दी या सेम मोमेंटम दे दिया, फिर डिफ्लेक्शन का रेशियो क्या होगा। तो इसी एक इक्वेशन को मैं और दूसरे फॉर्म्स में लिख देता हूं, जैसे mu स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो डिनोमिनेटर में ये mu स्क्वायर को हम 2k से रिप्लेस कर दें, y इक्वल टू QEL स्क्वायर अपॉन 4k, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही k को अगर मैं लिख दूं p स्क्वायर अपॉन 2m, तो यहां से फिर y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू QMEL स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। तो इससे होगा क्या कि आप डिफरेंट केसेस को कंपेयर कर पाएंगे। सो इफ k इज सेम
तो फिर y किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? बाकी सारा देखो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप का वैल्यू है, ई एल ये सब एक्सपेरिमेंटल सेटअप का वैल्यू है। फर्क तो सिर्फ यहां पे चार्ज के मास और चार्ज के अमाउंट से पड़ेगा, ठीक है। तो y विल बी प्रोपोर्शनल टू q सिंपली, इसमें मास का कोई रोल फिर नहीं होगा। और इसमें अगर तुम देखते हो इफ p इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स, तो जो y होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू q इंटू m। और अगर स्पीड सेम है, इफ u इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स, तो फिर y जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? q बाई m के। तो ये पहला वाला जो केस है u सेम वाला, ये ज्यादा कॉमन है। आपको डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए डिफ्लेक्शन का रेशियो पूछते हैं, ठीक है। इसी एक्सपेरिमेंट को, थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं हम। जैसे प्लेट्स है और प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये हमको पता है। तो बजाय इसके कि हम इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करें चार्ज को, हम चार्ज को एंगल पे भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। दिस इज u और कुछ एंगल थीटा है, q m। इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ऐसे है और ग्रेविटी नॉर्मली नेग्लेक्ट किया हुआ होता है, तो ये फिर एक प्रोजेक्टाइल या पैराबोलिक पाथ के ऊपर जाएगा। बट इस केस में जो ax है वो तो जीरो है। ay क्या लिखोगे? ay लिखोगे qe डिवाइडेड बाई m। तो जहां जहां पर भी प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले में g था उसकी जगह पे ay लिख देना है। तो अगर कोई पूछे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो रिकॉल करो वहां पे क्या होता था, 2u साइन थीटा बाई जी। तो तुम यहां पे लिखोगे 2u साइन थीटा अपॉन ay। हाइट क्या होता था, मैक्सिमम हाइट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो तुम यहां पे लिखोगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2ay। रेंज क्या होता था, रेंज वॉज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो तुम यहां पे लिखोगे u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई ay। तो इस तरह से तुम सारा ही चीज हैंडल कर सकते हो, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे प्रोजेक्टाइल में किया था, सिर्फ g की जगह पे ay लिखना है। इस तरह से आपको बहुत सारे सिचुएशंस मोशन ऑफ चार्जेस के दिए जा सकते हैं। सिंपली याद रखना है कि ये एक इलेक्ट्रिकल फोर्स है विच इज इक्वल टू QE, और उसको दिखाने के बाद नॉर्मल जैसे तुम लॉज ऑफ मोशन या काइनेमेटिक्स लगाते थे वो ही करोगे यहां पे। तो आई होप आपने मोशन वाले पोर्शन को समझा है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करते हैं फॉर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्फ़िगरेशन। पॉइंट चार्जेस अगर हो डिस्क्रीट तो कैसे करते हैं, कॉन्टिन्यूअस चार्जेस हो तो कैसे करते हैं। तो ये सारे केसेस हम अगली क्लास में डील करेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग जो इसके साथ असाइनमेंट दिया हुआ है आप उसको अटेम्प्ट करें एंड आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व देम। थैंक यू।